अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा असलम। क्या हाल है आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम, अमन और माशरे में इंतशार का ख़ात्मा किस कदर मुमकिन है, इस पर आज हम बात करते हैं। और हमारे स्टूडियो में जी बिल्कुल मुअज़्ज़िज़ गेस्ट आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फ़रहा शरीफ खोसा साहिबा हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। थैंक यू फ़रहा, आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ हैं डायरेक्टर हेल्थ हैं डॉक्टर वसीम रमज़ी साहब, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ हैं यास्मीन खाकवानी जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं PMLQ की, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाएँ। तो फ़रहा साहिबा आपसे ही आगाज़ करते हैं। और कोरोना इमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामिया पुरअमन माहौल के क़याम और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात के हवाले से आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं इसको शुरू से टेन्योर से, कोरोना के टेन्योर से शुरू करूँगी। हमारी हुकूमत को अगर इस वक्त के तनाजुर में देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारा आ गया है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजीज़ थी उसको इंटरनेशनल लेवल पे कहा गया कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम किया है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तालीमी इदारे बंद किए गए, मैरिज हॉल बंद कर दिए गए, स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया। उसमें ये था कि जिस इलाके में कहीं भी कोरोना के पेशेंट पाए गए, बजाय इसके कि उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इंतशार फैल रहा था, तो उन्होंने उनको वहीं क्वारंटाइन कर दिया। प्लस क्या हुआ कि क्वारंटाइन की कंडीशन में शहरों पे एक दूसरे की भी कन्वेंस बंद कर दी गई, पाबंदी लगाई गई। इसी तरह तालीमी इदारों को बंद किया गया। मैं अगर अपने इधर आऊँ तो हमारी कोर्ट्स की हद तक सुप्रीम कोर्ट के लेवल से बड़ी एक ये किया गया कि सिर्फ जो इमरजेंसी के केसेस थे उनको तो लगाया गया, बाकी जो रूटीन के मैटर्स थे उनको पेंडिंग कर दिया गया। कि कहीं भी बेसिकली पर्पज़ ये था कोरोना का कि ये इसके स्प्रेड होने का क्या है कि आपने कहीं गैदरिंग नहीं होने दी। ठीक हो गया, गैदरिंग नहीं हुई, एक मार्शल लॉ टाइप एक कंडीशन लगा दी गई कि कहीं भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे तो वहाँ पे एक, लेकिन बड़े पुरअमन तरीके से, कहीं भी इंतशार नहीं फैलने दिया गया, कहीं भी लड़ाई या जंग या कोई इस तरह की सूरत हाल। मैं तो इसको हुकूमत की बहुत ज़्यादा कामयाबी कहूँगी। इसमें सूबाई हुकूमत का भी बहुत हाथ था और वफाकी हुकूमत का भी बहुत हाथ था, और उसको बहुत अच्छे तरीके से और पुरअमन तरीके से मुझे ये भी मालूम हुआ था कि DC's ऑफिसेज़ में तमाम किट्स प्रोवाइड कर दी गई, मास्क प्रोवाइड किए गए, तमाम जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे जिनका वो काम मतलब घरों में बैठ के कर सकते थे, उनको ऑनलाइन काम करने का कहा गया। यानी बहुत ही एहसन तरीके से इन तमाम मामलात को हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला। तो मैं तो इसको कहूँगी कि ये बहुत अच्छे इक़्तिदामात है। अब जैसे स्कूल का हम बड़ा एक हॉट इशू है, स्कूल खोले गए, स्टेप बाय स्टेप खोले गए। पहले उन्होंने बड़े इदारे खोले, फिर उसके बाद उससे छोटे लेवल पे, फिर उसके बाद उससे छोटे, लेकिन उसमें भी पाबंदियां लगाई गई कि आपने अल्टरनेट डे पे देना है, बच्चे को बैठाना है, और बच्चा भी डिस्टेंस पे बैठेगा। स्कूल के अंदर भी बच्चा मास्क के बगैर एंटर नहीं हो सकता। अच्छा, बाकायदा मेरी बेटी 9th क्लास में है, मुझे बाकायदा पता चला कि DCOs और असिस्टेंट कमिश्नर स्कूल पे छापे मारते हैं। वो रैंडमली जाते हैं कि कोई भी टीचर इवन बात करने के दौरान भी अगर मास्क उतार के बैठी है तो वो स्कूल सील कर दिया जाता है। यानी इस तरह से गैर महसूस तरीके से इन इंतज़ामात को देखा जा रहा है, जो मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, नो डाउट। इधर हम बात करते हैं डॉक्टर वसीम रमज़ी साहब से, इनसे जानते हैं कि बिला तफरीक सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए सेहत के इदारों की इंतज़ामिया ने जो इक़दाम उठाए वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, उस हवाले से बताइए। जी मैडम, हमारे महकमा सेहत ने हर मास पे आप ये समझें एक तरह की जंग लड़ी है। तो जैसे फ़ौजी बॉर्डर में जंग लड़ता है, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, और उन्होंने सारों ने एक प्लान के तहत, यानी कि तशख़ीस में भी, इलाज में भी और हिफाजती इक़दाम तीनों पे जो है उन्होंने पूरे एक फ़ाइट लड़ी है। और आपके सामने रिज़ल्ट है कि हमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको सराहा गया है।
हमने आपके सामने क्वारंटाइन सेंटर बनाया एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जहाँ एट अ टाइम है ना 1600 बंदों को हमने जो ईरान तफ्तान से आए थे उनको खाना भी प्रोवाइड किया, उनकी केयर भी की, उनकी डायग्नोसिस भी की। फिर हमने जो पेशेंट डायग्नोज हो जाता था और कॉम्प्लिकेशन में जाता था उसके लिए हमने निश्तर में अपना आईसीयू यूनिट इस्टेब्लिश किया। फिर बाद में जैसे जैसे वक्त के साथ एसओपीज़ तब्दील हुई तो हमने उस एसओपीज़ को पूरा फॉलो किया, उसको पूरी मॉनिटरिंग की, बाकायदा पूरा कंप्यूटराइज किया। फिर किट्स का इशू रहता था, हमने उन किट्स को मुकम्मल किया और वो किट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल रहीं। और हमारी 2 लेबॉर्ट्री हमने डेवलप की निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर और एक हमारी बड़ी लेबॉर्ट्री लाहौर में थी। उस जो निश्तर मेडिकल कॉलेज की जो लेबॉर्ट्री थी वहाँ जो तशख़ीस होते थे 24 घंटे जो है ना काम होता था, राउंड द क्लॉक। फिर इसके अलावा निश्तर के 5 वार्ड भर गए थे, उस एमरजेंसी को हमने कोप किया। वहाँ आपको पता है कि इसमें हमारे कई डॉक्टर शहीद हुए हैं और कई डॉक्टर जो है ना अफेक्टेड हुए हैं। उनका क्या सूरत हाल होगी आपको इमेजिन कर सकते हैं, उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की। तो अब एसओपीज़ के तहत ये प्लानिंग है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई डायग्नोज हो जाता है तो हम उसको होम आइसोलेशन करते हैं, यानी घर के अंदर ही उसको अपना घरेलू माहौल दे देते हैं होम आइसोलेशन में। होम आइसोलेशन में जो है कि वो अपने ट्रीटमेंट कर लेता है और वहीं वो 2 हफ्ते के बाद ठीक हो जाता है। फिर उसके हम सैम्पलिंग करते हैं और इसके अलावा हमने एयरपोर्ट के ऊपर जो है स्क्रीनिंग की है। फ़्लाइटें आई हैं, हर पैसेंजर को हमने चेक किया है और वहीं पैसेंजर जो जिसके साइन सिम्टम्स पॉजिटिव होते थे उसको हम अपना टेस्ट के लिए ले जाते थे, फिर उसको ट्रीटमेंट करते थे। तो मेरे ख्याल में तो है ना हमने किसी मार्ग पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी इस एक वायरल एपिडेमिक और पेंडेमिक जो है इसको कोप करने के लिए। बिल्कुल। यास्मीन खाकवानी आपसे बात करते हैं और किसी भी माशरे में कायदीन की क्या अहमियत है, कुछ इस हवाले से बताइए हमें। देखें, स्टेट का बड़ा अहम रोल है। जब स्टेट होगी तो माशरे में सारी सहूलतें आएंगी। जब स्टेट नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। और इसको हम इसी कोरोना को हम देखते हैं कि जैसे ये आफत हम पर आई, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई, तो मैं समझती थी हम इस तरह मुत्तहिद हो जाएं जैसे क़याम पाकिस्तान, क़याम अमन में हम लोग एक साथ थे और एक जद्दोजहद करके एक चीज़ हासिल की थी। तो कोरोना को भी ऐसे जद्दोजहद, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बताया जा रहा है कि हम उन मुल्कों में से हैं जिन्होंने कोरोना कम किया। ठीक है, शिकस्त देने में मदद दी। अच्छा, फ़रोग़ अमन और यकजहती के लिए हर सतह पर हम कायद की बात करते हैं। ये कायद वो हैं जो सियासी कायद हैं, जो मजहबी कायद हैं, जो समाजी कायद हैं। उनकी क़यादत की अहमियत पर हम बात करते हैं क्योंकि आप भी वर्क कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि चाहे सियासी हैं, समाजी हैं, सोशल हैं, ये हम सिविलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हम सिविलाइज हैं, आपस में इस मुसीबत में हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे। और हमें इकट्ठे होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे बैनुल मज़ाहिबीन की बात है, वो भी हम अपनी अमन और रवादारी के साथ अपने अपने उसमें रह के हम जो है ना काम कर सकते हैं। ठीक है, बैनुल मज़ाहिब की बात हो रही है तो फ़र्क आपकी तरफ आऊँगी। और बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक जो है हम आगे किसे कहते हैं, आप कुछ इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। जी, इसमें मज़हब और मसलक दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मसालिक में जैसे हमारा रिसेंटली एक इवेंट मुहर्रमुल एहराम का गुज़रा है। मसलक में अहले तशी, अहले सुन्नत और इस तरह ये सारे अहले हदीस। अब ये जो इवेंट था ये अहले तशी के लिए बहुत मुक़द्दस इवेंट होता है और इसमें मुसलसल 2-2.5 माह तक इनके मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स चलते रहते हैं। तो उसमें ये बजाय इसके बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक में ये है कि इन चीज़ों को इसी तरह ईरान में, इराक़ में ये अहले तशी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये बग़ैर किसी मसलक की तखसीस के, बग़ैर किसी उसके, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कोरोना की हद तक कि इस चीज़ को सामने हमने नहीं रखना और हमने
तमाम वो काम करने हैं जो हम इस वबा से कम अपने आप को बचा सकें। ठीक है, और तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके चलने। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब हम अमन की बात करते हैं, रवादारी की बात करते हैं, रोशन ख्याली की बात करते हैं और एतदाल पसंद रवैयों की बात करते हैं, तो फिर हमें किसी भी मज़हब में तफरीक नहीं करनी, तमाम मसालिक और मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा लेकर चलना है। और जब हम कोरोना की वबा की बात करते हैं, इस पेंडेमिक की बात करते हैं, तो इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि आपस में हम सब के दरमियान जो है मुख्तलिफ़ अकायद जो लोग रखते हैं उनके दरमियान हम आहंगी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आहंगी को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है फ़रा, जब हम बात करते हैं कि तमाम जो है माशरे में जो मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ अकायद रखते हैं, किसी एक अकायद पे हम बात नहीं कर रहे, तो इन सब लोगों को हम कैसे इकट्ठा लेकर चल सकते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तालीमी इदारों का भी बड़ा हाथ होता है, तंजीमों का भी होता है, और जो हमारे मजहबी कायद हैं उनका ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रोल है। बिल्कुल, क्योंकि जब इस मुख्तलिफ़ अक़ीदों के लोग इकट्ठे होंगे तो ये हमारे मजहबी कायदीन का उन पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस सूरत हाल में कोई भी ऐसी तकारीर या कोई भी ऐसा इंतशार फैलाने की कोशिश ना करें जो लोगों को आपस में, एक्चुअली ये जज्बात को उभारने वाली बात हो गई। तो जब इस किस्म की कोई भी इवेंट, इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल आ जाता है। मीडिया पे भी कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चीज़ की तशहीर या कोई ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी एक मज़हब की करे और दूसरे मज़हब को लगे कि हमें इसमें डिप्राइव किया जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल को कायम रखने के लिए मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत, जो हमारी कायदीन हैं वो, और स्पेशली मजहबी कायदीन का बहुत बड़ा हाथ है, और उनको चाहिए कि ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में वो लोगों को मुत्तहद रखने की तरफ कोशिश करें बजाय इंतशार फैलाने। ठीक है, डॉक्टर वसीम रफ़ज़ी आपसे बात करते हैं, कोरोना ने हमारे माशरे को किस कदर मुतासर किया है? ओवरऑल 8 महीने तकरीबन हो गए हैं और आगे भी ये पेंडेमिक चल रहा है, और जैसे कि कहा जा रहा है कि सेकंड वेव आ रही है और बाहर तो आ चुकी है, तो किस कदर हमारा माशरा जो है और मुतासिर हुआ है मशरती तौर पर? बात यह है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ना कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ये वायरस की एक लाइफ होती है, वायरस सप्रेस हुआ है, और अब लोगों को चाहिए कि वो इसको इजी ना लें और इसको बड़ा सीरियस लें। और ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि लोगों ने, मैंने देख रहा हूँ, बिल्कुल इग्नोर कर दिए हैं हिफाजती इक़दाम, जो कि सोशल डिस्टेंस है, समाजी फासला है, मास्क का पहनना है और अपने हाथों को धोना है और अच्छी खुराक खानी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग बिल्कुल कोई एहतियात नहीं कर रहे, और अगर उन्होंने एहतियात ना की, अपना जो मैंने आपको हिफाजती इक़दाम किए हैं, तो माइट भी फिर दोबारा फैल सकता है। और एक बीमारी एक दफ़ा जब दोबारा आती है वो कुछ ज़्यादा क़ुव्वत के साथ आती है, ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ और रेजिस्टेंस के साथ आती है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये ज़्यादातर बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह की रहमत रही, दूसरा हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर यंग एज है, ठीक है ना। तो यंग एज में इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, तो वायरस उन पर इफ़ेक्ट नहीं कर सका। तो लोगों को चाहिए कि इसको ईजी ना लें। सेकंड वेव भी आ सकती है, और सेकंड वेव के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि अपने हर जगह अपने SOPs को फॉलो करें। ठीक है, कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज से बचने के लिए कौन से हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए? एज ए डॉक्टर आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हमारे नाज़रीन को बताएंगे, दोबारा रिपीट कर दें। जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले समाजी फासला रखें, ठीक है, एटलीस्ट 4 फीट से 5 फीट जो है ना होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर कोई बंदा बोलता है, उसके मुँह से थूक के छोटे छोटे ज़रात निकलते हैं, तो वायरस उनके अंदर मौजूद होता है। और ये जो ड्रॉपलेट में वायरस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट 1.5 फुट तक जो है ना वो डिस्टेंस तय करता है और नीचे बैठ जाता है या सस्पेंड रहता है, मौलिक हो जाता है। तो उससे 4 फुट का फासला रखेंगे, 3 फुट का फासला रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 है मास्क का इस्तेमाल करें, और नंबर 3 4 है कि आप अपने हाथ जो है ना वो सोप से ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त सैनिटाइज़र यूज़ करें, सैनिटाइज़र मुफ्त नहीं आता, पैसों से आता है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है साबुन से अपना हाथ धो लें, वो 100% बहुत अच्छी।
और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, इससे तो बेहतर कोई तरीका ही नहीं है। 5 वक्त में आपके हाथ धुल जाएंगे। दूसरी बात है कि आप अपना माहौल अच्छा रखें, अपने घर की सफाई अच्छी रखें, अपने मोहल्ले की सफाई अच्छी रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें और अच्छी खुराक खाएँ। खुराक आप अगर अच्छी खाएंगे तो आप में क़ुव्वत मुदाफ़ियत आएगी, आप वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सकेंगे। लेकिन अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो आप में इम्यूनिटी नहीं है। तो बच्चों को हमेशा डेली अंडा खिलाएं और एग खिलाने से ये है कि उनकी प्रोटीन बढ़े आएगी और प्रोटीन की वजह से उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। और लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बाज़ारी चीज़ें जो होती हैं जैसे गोल गप्पे हैं, दही बल्ले हैं, इनसे अवॉइड करें। बच्चों को टॉफ़ियों से अवॉइड कराएं और ये चिंगमों से अवॉइड करें। इसकी जगह अगर बच्चों को एक डेली अंडा दे दें, आप फ्रूट खाएं, अच्छे कम फ्रूट खा लें लेकिन अच्छी कैलोरीज़ वाली खुराक का इस्तेमाल करें, तो इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब बढ़ेगी तो वायरस से उन पर अटैक नहीं कर सकेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल पूछना चाहूँगी, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, या आप लोगों के हवाले से जानना चाहेंगे क्या होगी? सर, अवेयरनेस इज़ द बेसिक थिंग। आप लोगों को अवेयरनेस दें और अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल तक जाए, यानी कि आप स्कूलों में अपनी अवेयरनेस दें, आप मदरसों के बच्चों को अवेयरनेस दें, आप बूढ़ों को अवेयरनेस दें, आप कॉर्नर मीटिंगें करके बताएं कि ना इसका वायरस से बचने का क्या हिफाजती तरीका है। वायरस से बचने का तो सिंपल हिफाजती तरीका यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें। यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये स्ट्रेटजी बहुत हद तक कामयाबी रही है। आपके सामने स्मार्ट लॉकडाउन भी हुए हैं, लॉकडाउन भी हुए हैं, होम आइसोलेशन भी हुए हैं। ये तमाम एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजी थी जिसको हमने अडॉप्ट किया है। तो लोगों में अवेयरनेस इज़ द बेसिक थिंग, क्योंकि ये वायरस है, इसकी है ना ट्रीटमेंट तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जो होती है, कोई अभी तक इसकी वैक्सीन भी नहीं आई है और वैक्सीन एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह 2-3 महीने तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन जो है ना नोटिफाइड नहीं हुई। ठीक है, यास्मीन खाकानी आपसे जानना चाहेंगे, क्या मकामी सतह पर अमन फोरम्स की तश्कील से माशरे में अमन को फ़रोग दिया जा सकता है, पेशरफ्त हो सकती है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर आप ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह बात हो रही है, अगर आप ग्रास रूट लेवल पर छोटे छोटे फोरम्स बनाकर आगाही दें तो मेरा ख़्याल में इस कोरोना जो फर्स्ट फेज़ गुज़रा है उसमें हम लोग का, मैंने डोर टू डोर जाके अपने इलाके में मास्क भी दिए और उनको बाकायदा समझाया भी। ठीक है, तो ये इक़्तिदाम करेंगे फोरम्स मुख्तलिफ, उसमें सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, मजहबी भी हैं, हम सारे मिल के काम करेंगे अपनी अपनी सतह पर, तो इस वबा का हम मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, मज़हब की हमारे माशरे में क्या अहमियत है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मज़हब की हमारे माशरे में क्या अहमियत है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, मज़हब की तो हमारे माशरे में, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और वहाँ है भी हमारा मुल्क पाकिस्तान, तो मज़हब का जो भी बैन अल मज़ाहिब की मैं बात करूँगी जी, बैन अल मज़ाहिब जहाँ जहाँ भी जिन जिन जगहों पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हर मज़हब, हर फ़िक़े, हर मसलक को अपना अपना किरदार अदा करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जब किरदार की बात होती है तो इधर आती हूँ मैं, फ़रह खुसाब से बात करती हूँ। अमन के क़याम का जो ज़रिया है या तरीक़ेकार है, इसमें ज़रा अबलाग का क्या किरदार है, आप क्या कहते हैं? बहुत बड़ा किरदार है हमारे मुल्क में। जैसे आप किसी भी टेलीफोन कॉल पे देख लें, जो भी कॉल आप जाते हैं रिंगिंग बेल की बजाय उस पे सारी उन्होंने इंफॉर्मेशंस दी हैं, यानी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से लेकर रेडी वाला तक सुन रहा है। बिल्कुल, उसको हर बंदे ने, अगर वो नहीं भी चाहता, टेलीफोन तो हर बंदे के पास मौजूद है, वो उसको उसने सुना। उसके अलावा टीवी के ऊपर बहुत मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा, रेडियो पे, टीवी पे उन्होंने हर प्रोग्राम के बाद प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दी कि इस पे इसका देखें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात को सेकंड करूंगी कि बेसिकली है तो एहतियात, इलाज तो इसका है कोई नहीं। तो एहतियाती तदाबीर के मुतालिक मुसलसल पाकिस्तान में मीडिया के हर कॉर्नर से इंफॉर्मेशन दी गई और मीडिया बहुत बड़ा सोर्स है आज के दौर में। मीडिया के अलावा कोई रिसोर्स ही नहीं है इस चीज़ को रैपिडली फैलाने का। तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया ने बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बहुत से लोगों को इससे
फ़ायदा हुआ है। नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू के ख़ात्मे में ज़रा इब्लाग का क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? जी, मीडिया का किरदार यही होना चाहिए कि वो कोई भी ऐसी चीज़ को प्रमोट ना करे जो किसी ख़ास मज़हब से मुतल्लिक हो। उसको जर्नली जो है मीडिया को, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है। इस वक्त मीडिया ही है जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। मीडिया के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो मीडिया का रोल ये होना चाहिए कि वो किसी भी एक मज़हब को या किसी भी एक बात की तशहीर ना करे, बल्कि उसको न्यूट्रल रहते हुए उस चीज़ की तशहीर की जाए। डॉक्टर वसीम रमज़ी आपसे बात करते हैं और आप यकीनन इंसानियत की खिदमत करते हैं, और इंसानियत से मैं जानना चाहूँगी क्या मुराद है, कुछ इस हवाले से रोशनी में डाल दीजिए, कुछ बताइए। देखें, हमारे जो डॉक्टर्स हैं आपके सामने शहीद भी हुए हैं और उन्होंने मुकम्मल 24 घंटे अपना फ़राइज़ इंतज़ाम दिया है। बिल्कुल, उन्होंने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी है। या डॉक्टर्स हैं, या नर्सें हैं, जो या पैरामेडिकल स्टाफ है, या लोअर स्टाफ है। मुझे अभी तक याद है कि हमारे यहाँ मुल्तान में 2 भाई डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर बना था हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में, उन्होंने 2 महीने तक दोनों भाइयों ने जो है ना अपनी रात को सुबह 8 बजे तक, सुबह शाम 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उन्होंने ड्यूटियाँ दी हैं 2 महीने तक, और रात को अपने घर का बच्चों को छोड़ के चले जाते थे ताला मार के, और सुबह खोलते थे। तो इसी तरह से तमाम जो बाकी स्टाफ है उन्होंने अपनी जान की पर खेल के जो है ना इंसानियत की खिदमत की है, और अभी भी उनमें वही जज्बा है, उनके में जज्बे की कमी नहीं हुई है हमारे डॉक्टर्स में, हमारे उसके अंदर। और अभी भी हमारा मुकम्मल सेंटर कायम है, हमारा कोरोना डेस्क मौजूद है, निश्तर के अंदर भी मौजूद है, हमारे तमाम तैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, अभी भी किटें मौजूद हैं, उनमें किसी किस्म की डॉक्टर्स के अंदर कोई मोराल कम नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला हमको महफूज फरमाए, और इंशाअल्लाह अगर वबा आई तो उसको भी हम है ना फेस करेंगे। ठीक, तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी कि इंसानियत को बिला तफरीक रंग, नस्ल और मज़ाहिब की हर मुश्किल घड़ी में किस तरह मदद दी जा सकती है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, बात यह है कि हमने जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं ना, उसमें हमने कोई देखा नहीं सोसाइटी का कौन सा बंदा बड़ा अमीर है या वो है। हमने यानी कि आप निश्तर चले जाएं वेंटिलेटर के ऊपर, अगर एक पे बहुत बड़ी फैमिली का बंदा लेटा था तो एक गरीब ही लेटा हुआ था। कोई हमने नहीं देखा कि ये किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखा है। हमने सिर्फ ये देखा है कि ये इंसान है, और इंसानियत की बुनियाद पर पाकिस्तानी है और हमारा भाई है या बहन है। हमने उसको वही ट्रीटमेंट दी है जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक। और आप देख लें, आप जाएं और यही लोग कहेंगे कि डॉक्टर्स ने जो है ना बग़ैर किसी उसके उनको इक्वल ट्रीटमेंट दी है, और हमें अल्लाह के फजल से अप्रिसिएशन भी मिली है हर तरफ से। तो ठीक, अच्छा, बिला तफरीक सेहत की सहूलतों की फराहमी जो है कौमी यकजहती के तनाजुर में आप क्या कहेंगे, कितनी ज़रूरी है ये बताएं? देखें, हमें मुत्तहिद होना चाहिए, और हमें हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि चाहे वो बीमारी हो या कोई भी इशू हो, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। हमें किसी किस्म का कोई तफरका नहीं होना चाहिए, और कौमें वही कामयाब होती हैं जिनका एक ही गोल होता है, एक ही मोटो होता है। और हमारा भी यही है कि हम जो है ना बीइंग डॉक्टर, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, हम हर किस्म की जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी है, जब वो एपिडेमिक हो या कोई किसी किस्म का फ्लड हो या कोई वायरल डिजीज़ हो, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल अवेयर है इसके बारे में। ठीक है, हर तरह की इमरजेंसी में जो है अपना काम जो है अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यास्मीन खाकानी, आपसे जानते हैं इज्तिमाई कोई मसाइल के हल में समाजी इदारों का क्या किरदार है, इनकी अहमियत के हवाले से कुछ बताइए। जी, समाजी इदारों ने भी अपना किरदार अदा किया है कोरोना में। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस दी है, और हुकूमत के साथ ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की बात करूँगी कि सोशल वेलफेयर के इदारों ने अपनी तमाम तंजीमों को बुलाकर और उनको इकट्ठा करके तमाम ग्रास रूट लेवल तक लोगों को आगाही के लिए जिन जगहों पर समाजी इदारे थे उन नुमाइंदों को 4-4, 5-5
गैप रख के उनसे कैंपेन करवाई है कि आप ये उनको हिफाजत के बारे में बताएं। तो ये समाजी ये आज हम बैठे हैं की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में जो सबसे ज़्यादा मसला था वो माशी मसला था। माशी मसला इसमें फलाही इदारों ने बहुत अच्छा काम किया, इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने हमारे भी एक समाजी इदारा है, हम लोगों ने भी हिस्सा लिया, जहाँ तक मुमकिन था जो है ना दूसरों से भी उनकी हेल्प करवाई, सियासी लोगों से भी उनकी हेल्प करवाई, क्योंकि ज़ाहिर है कमाई तो थी नहीं, लॉकडाउन था, लोगों की हालात बहुत ख़राब थे। या मैं कहती हूँ लोग रोने पे आ गए थे और बीमार हो गए थे। कोरोना तो कोरोना रह गया, लेकिन लोग भूख से मरते थे। अपने इलाकों में जाकर, जैसे कच्ची बस्तियाँ थीं वहाँ जाकर, और इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगी अपने इलाके के MNA को, आमिर डोगर को, कि उसने हर बंदे को जो है ना जाके ना समाजी इदारों के साथ मिलकर उनको वहाँ तक वो सहूलत मुहैया की है। ठीक है, फ़रक खोसा साहब आपसे बात करते हैं। एक आम शहरी जो है माशरती हमआहंगी के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? एक आम शहरी का रोल क्या होना चाहिए? देखें, ये जो सूरत हाल इस वक्त है, ये सदी में एक दफ़ा ही आती है। इस वक्त जो एक आम शहरी के लिए सूरत हाल थी वो सबसे ज़्यादा ये थी कि उसको पुरसकून और अपने आप को ईमान, बेसिकली अल्लाह पे ईमान रखना और एक सुकून के साथ रहना। क्योंकि जैसे अभी कहा मैडम ने कि सबसे बड़ा जो मसला था वो माशी था। बहुत ज़्यादा माशी तौर पे जब ख़राबी होने लगी तो उससे उसका अगला स्टेप ये होता है डकैतियाँ, घरों में चोरियाँ, और लोग छीना झपटी के तरफ आते हैं, क्योंकि भूख ही होती है जो इन जराइम पे लोगों को उकसाती है। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ़ और सिर्फ एक आम शहरी की ये बनती है कि वो अल्लाह पर तवक्कल रखे और अपने आप को पुरसकून रखे। और ये कोई शक नहीं इसमें, ये बहुत मुश्किल वक्त था और शायद कुछ अरसा और भी रहेगा, क्योंकि इससे जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया कि लोग जहनी मरीज़ बन गए थे। बीमारी तो अलग, लोग डिप्रेशन की तरफ चले गए थे, बहुत ज़्यादा जहनी बीमारियां फैलना शुरू हो गई। तो उससे ये है कि आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को भी सब्र की तलकीन करें, अपने आप को भी सुकून में रखें, और जैसे भी हालात हैं उन्हीं के अंदर रहने की कोशिश की जाए कि अच्छे बुरे वक्त और अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। ठीक है, माशरती यकजहती के लिए हमें किन इक़दार को अपनाना पड़ेगा, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? माशरती यकजहती के लिए यही है कि एक दूसरे की मदद भी की जाए, और मैंने तो पाकिस्तान में देखा कि की भी गई। बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा माली इमदादें दी, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा की। तो माशरती तौर पर फिर यही है कि आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दुख दर्द और एक दूसरे की परेशानियां बांटने से ही इस हमआहंगी को कायम रखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, क्या में अमन की बात करते हैं तो ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है, इस हवाले से क्या कहते हैं? ख़वातीन का रोल हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा, और आजकल तो ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में जब के बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं और बहुत सारे मर्द भी, काफ़ी लोग तो बेरोज़गार हो गए, बेरोज़गार होने के बाद घरों में चले गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो घरों में बैठ के काम कर रहे थे। तो अगर देखा जाए, और मैं ये समझती हूँ कि सारी ज़िम्मेदारी ही ख़वातीन पर आ गई थी, कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो ख़वातीन को, उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को भी इस सूरत हाल में ठीक रखना था, उन्होंने घरों की सफाई, बच्चों की सेहत, बच्चों की खुराक, घर बैठे हुए उनको हर लिहाज से ख़वातीन की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से नर्सों ने अपना प्रॉपरली रोल प्ले किया, लेडी डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। तो इस सारी सूरत हाल में ख़वातीन का रोल बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया है इस सूरत हाल में। यही सवाल जनाब बिल्कुल यास्मीन खाकानी आपसे करना चाहूँगी कि ख़वातीन माशरे में इनका जो किरदार है उस हवाले से क्या कहते हैं, इनके अहम रोल के हवाले से? देखें, ख़ातून का अहम रोल है यही कि वो
जिस तरह घर में रहती है सबको इकट्ठा करके, इसी तरह माशरे में भी जो है ना औरत इसी तरह स्टेप उठाती है और काम करती है। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल काम किए हैं कि जा के लोगों को बताना, अवेयरनेस देना और उसके साथ काम करना। ये घर से टाइम निकालना, आपको पता है बच्चों वाली माएँ बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं, लेकिन ये इस वबा से बचने के लिए मैं बीइंग सोशल वर्कर ये समझती थी कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे पार लगा दे और मैं लोगों के काम आ सकूं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में डॉक्टर वसीम रमज़ी साहब, रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे आखिरी मैसेज लेना चाहूँगी। क्या लोगों को रेकमेंड करेंगे, किस तरह अपना ख्याल रखें, हेल्थ के हवाले से क्या कहेंगे कोविड-19 में? बड़ी मेहरबानी, मैं उनसे बड़े हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि हिफाजती इक़दाम सबसे बेहतर है इलाज से। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर किसी को छींक आती है तो वो मुंह पे कपड़ा रखे या टिश्यू पेपर रखे, अगर नहीं है तो अपना हाथ जो रख ले। अब वो बॉडी से जितने वायरस निकल रहे हैं या जरासीम निकल रहे हैं, अगर वो हाथ रख लेगा तो साथ वाला उस वायरस से बच जाएगा और फिर वो अपने हाथ धो भी ले, ठीक है ना। तो आप अगर है ना अपनी प्रिवेंशन करेंगे, हिफाजती इक़दाम बेहतर रखेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। आप अपनी ज़ाती सफाई रखें, आप अपने घर की सफाई रखें और अपने मोहल्ले की सफाई रखें, और यही जो SOPs हैं कोरोना पे, इन पर अमल करें तो मेरे ख्याल में हमारे पास बीमारी नहीं आ सकती। जापान एक मिसाल है जहाँ उनकी एज एक्सपेक्टेंसी जो है वो 80+ में है, और उसकी बेसिक चीज़ ये है सफाई रखते हैं कि वहाँ जरासीम जो है ना कम से कम फैलता है। तो हमें भी अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और जब सफाई का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बीमारी नहीं आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम रमज़ी साहब, आप तशरीफ़ लाए। यास्मीन खाकवानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़राज शरीफ खोसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को देंगे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।